गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। यहाँ पर आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आ रही थी वो कह रहे थे कि हमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के सिलेबस में बड़े डिफरेंसेस नहीं पता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आज मैं लो फील कर रही हूँ, है ना। तो हम पहले सिलेबस को ही देख लेते हैं और पीडीएफ में लिया है ताकि उसमें लिखने में मतलब ज़्यादा समय आपका ना चला जाए। तो इसको ले लीजिए और फिर कल वाले सवाल को पूरा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है आपका बीपीएससी का। एक बार यूपीपीसीएस का देख लेते हैं क्या सिलेबस है ना। यूपीपीसीएस में कौन सी चीज़ें अलग है यूपीएससी से। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल यूपीपीसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 आवाज़ वगैरह बता देंगे एक बार, आ रही है नहीं आ रही है। पेपर 1 200 नंबर का है और पेपर 1 मतलब 200 नंबर के हैं यहाँ पे पेपर, है ना। 200 नंबर के, तो टोटल है 400 नंबर का। और यूपीएससी था कितने का, 500 का, 250 नंबर का, है ना। तो यहाँ पर आप देख लेंगे पेपर 1 पूरी तरीके से कंप्लीटली वैसा ही है, वैसा ही है आपका जैसा यूपीएससी का था। तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास यानी कि जो लैंग्वेज है जो हम उसमें पढ़ेंगे, और स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट उसमें भी पढ़ेंगे। तो पेपर 1 आप लोगों का, हाँ भाई दिख रहा होगा ना रूबी, क्लास दिख रही है नहीं दिख रही है वो बता दो। क्लास दिख रही है ना, लाइव हो गई ना आपके सामने क्लास। आई चेक इन द एप्लीकेशन, ओके। एक बार देख ले भाई, आधे बच्चे कह रहे कहाँ हो, दिख नहीं रहा क्या। देख लो एक बार, क्लास चल गई है, लाइव हो गई है क्लास हमारे यहाँ से। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं सिलेबस को बता रही हूँ कि क्या सिलेबस आपका है। सिलेबस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सिलेबस हमारा यूपीएससी, और हाँ दिख रही है तो हिंदी जी, बढ़िया है बढ़िया एकदम। हाँ, यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी भाषी और नागरी लिपि यानी कि जो जो देवनागरी है, स्क्रिप्ट है, उसी का क्या इतिहास रहा है। इसमें आपको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्टी ये सारी चीजें पढ़नी है। मध्यकाल में हमने जो उसमें डिस्कस करी थी, मध्यकाल में जब मैंने 3 भागों में बांटा था यूपीएससी में, ब्रज, अवधि और जो आपकी खड़ी बोली है, उसमें आपको दिखाया गया है मध्यकाल में ब्रज और अवधि का काव्य भाषा के रूप में विकास, यानी कि जो सूरदास जी हैं, जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने किस तरीके से इसका विकास करा। खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में जब हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं और वहाँ पर खड़ी बोली का विकास देखते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खड़ी बोली बहुत बड़े रूप में प्रचलित थी, पहले भी आज भी। उसका कैसे विकास हुआ, राजभाषा जो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज यूपीएससी में देखी, और स्वतंत्रता संग्राम के बाद में जिस तरीके से इसका विकास हुआ। संपर्क भाषा यानी कि जो हमारी, जिसमें हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें संपर्क करते हैं। राष्ट्रभाषा यानी कि जो नेशनल लैंग्वेज होती है, और मानक भाषा के रूप में हिंदी। तो राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, पर अगर हम राजकीय भाषा की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर हिंदी और उर्दू इन दोनों को वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। और इसके रूप में हिंदी का किस तरीके से विकास हुआ, मानक भाषा, मानकता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हिंदी, जो हमने किस में पढ़ा था, जो हमने यूपीएससी में भी पढ़ना है, ठीक। वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र में हिंदी भाषा की स्थिति, यानी कि जो मैंने बताया था कि जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। आप टेक्स्ट टू स्पीच करेंगे तो हिंदी में भी आप कर सकते हैं। तो जो ये विकास हुआ हिंदी का, कीबोर्ड में हिंदी आने लगी, आप देखेंगे आपका जो एलेक्सा है वो भी हिंदी समझने और सुनने लगा, है ना। ये सारी चीजें हिंदी के क्षेत्र में तकनीकी विकास की बातें मानी जाती हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र और अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, बुंदेली आदि का भाषा क्षेत्र विशेषताएं, ये इसमें नहीं है आपके यूपीएससी में, क्योंकि बुंदेली, भोजपुरी और ये जितनी भी तमाम बोलियां हैं हिंदी की, वहां पर क्या है, भाषा और बोली एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि हिंदी की लगभग 18 से 19 बोलियां डायलेक्ट बोली जाती हैं, जो अलग अलग हिंदी भाषी राज्यों में समझी और बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। मानक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप, उसमें भी आपको व्याकरण दिया है छोटा सा, मैंने कहा था लिंग पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा व्याकरण इसमें भी दिया है। नागरी लिपि का उद्भव और विकास, यानी कि कैसे इवोल्व हुई है और कैसे डेवलप हुई है, और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, समस्या और समाधान, इस पर चर्चा करते हैं यूपीपीसीएस के पेपर 1 में, है ना, खंड 1 के पेपर 1 में, कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या देवनागरी लिपि को सभी भाषाओं की लिपि बनाया जा सकता है, उसके सामने क्या चैलेंजेस है। जब हम बात करते हैं इसके मानकीकरण की, तो देवनागरी लिपि में आप मराठी देखो वो भी लिखी हुई है, आप हिंदी देखो वो भी लिखी हुई है ना, है ना, ये सारी चीजें।
और हिंदी शब्द संपदा है ना, कुछ वोकेबुलरी है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, आगे देख सकते हैं इस चीज को। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसमें आपका, ये पेपर 1 के भाग 2 में है। ठीक है, पेपर 1 का भाग 2 हिंदी भाषा का इतिहास, और वो हिंदी भाषा का इतिहास है एक, और ये इसका भाषा का, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला लैंग्वेज का है और ये लिटरेचर का है। ऐसे ही आपके उसमें भी है, यूपीएससी में भी है ना। इसमें है हिंदी साहित्य के जो परंपरा है, जैसे हमने उसमें आदिकाल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, रीतिकाल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे, है ना। इसके जैसा इसमें भी पढ़ेंगे, काल विभाजन और उनके नामकरण, है ना। दूसरा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख क्या प्रवृत्तियां थी, जैसे हमने उस दिन मैं आपको थोड़ा सा बताया था, अभी शुरू नहीं हुआ ये वाला टॉपिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई वीर रस की जो प्रधानता पाई गई आदिकाल में, है ना, जिसको हम रासो साहित्य के द्वारा जानेंगे, पृथ्वीराज रासो आदि के द्वारा आप पढ़ते हैं इसको वहां पर लिखा और दिखाया गया है ना। दूसरा, आप जब भक्ति काल में आओगे तो सूर की भक्ति क्या है ना, तुलसी क्या कह के गए हैं, और भक्ति के बीच में, भक्ति के केंद्र में जो था ईश्वर को रखा गया, और इहलोक की बात नहीं, परलोक की बात करी गई। इहलोक क्या होता है, ये लोक जो हमने आधुनिक काल में जिसकी स्थापना करी है ना, उससे पहले हम ईश्वर को ही मुख्य केंद्र बनाते थे, और मोक्ष ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो था अल्टीमेट उद्देश्य था। तो ये चीजें आप वहां पर पढ़ोगे। रीतिकाल क्या था, जब बिहारी कहते हैं नटत रीझत खीजत नयनन लजलात, यानी कि सौंदर्य रूप वर्णन, श्रृंगार वर्णन, प्रेमी प्रेमिकाओं के किस्से, है ना, वो सब यहाँ पर आते हैं। और बिहारी एक अच्छे कवि इसमें आप पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे यूपीएससी में। आधुनिक काल में क्या प्रवृत्तियां हैं, जब मनुष्य के सामने मोक्ष के अलावा मूल्यों की स्थापना हो जाए, स्वतंत्रता चाहिए उनको स्वाधीनता चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, उनको समानता, इनइक्वालिटी चाहिए, जब वो सब मांग उठा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अगर आप देखेंगे, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जितने भी वैल्यूज आए वो सब आप इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके लिए क्या साहित्य रचना हुई वो आप यहाँ पर देखेंगे। आधुनिक काल, पुनर्जागरण और भारतेंदु युग, जो रेनेसा आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें किस तरीके का साहित्य लिखा गया वो आप इसमें पढ़ेंगे। भारतेंदु युग में क्या साहित्य लिखा गया, द्विवेदी युग, छायावाद, जिसमें 4 स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर जाननी होंगी। ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको मिल ही जाएगी ना, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, इसका परेशान मत हो। प्रगतिवाद पढ़ेंगे, जब प्रोग्रेसिव इरा जब चलता है। प्रयोगवाद पढ़ेंगे, एक नया इरा आया। कविता पढ़ेंगे, नई कविता और प्रवृत्ति काव्यधारा, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। यही चीजें हमने उसमें भी पढ़नी है। तो पेपर 1 आपका बिल्कुल सेम सा ही है, कोई ज्यादा अंतर पेपर 1 में नहीं है यूपीएससी से। जब आप यहाँ पर आते हैं, इसमें यही पेपर 1 का भाग 2 का, मतलब खंड खा का यही आगे है। हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, रंगमंच, उद्भव इनका, इन सभी का, इनका कैसे उद्भव हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, गद्य का विकास क्यों हुआ, कौन कौन से नाटक आए, कौन कौन से स्टार्टिंग के उपन्यास आए, कौन कौन सी कहानियां सबसे पहले लिखी गई, क्यों गद्य बना, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब हमें ज्यादा व्यापकता की आवश्यकता होने लगी तो काव्य धारा हमारी फ्लोप हो गई, है ना। तो तब ये चीजें आई, उद्भव, विकास, और इनकी जो जो मतलब नवीन कहेंगे, न्यू कहेंगे, या जो आधुनिक प्रवृत्तियां क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हिंदी निबंध और अन्य गद्य की विधाएं क्या है, जैसे जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जीवनी कोई कैसे लिखता, आत्मकथा क्या होती है, डायरी लेखन कैसे होता है, गद्य की जो अन्य विधाएं हैं वो। हिंदी आलोचना का प्रारंभ, इसमें आप रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे, जिनका एक विशेष योगदान इसमें है। उसका विकास कैसे हुआ, प्रमुख आलोचक जिनमें रामचंद्र शुक्ल जी को मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास पासवान, नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये सारे आपको आलोचक पढ़ने। आलोचना का मतलब ये नहीं होता क्रिटिक करना ही खाली, ये टीका किया करते थे, टिप्पणी किया करते थे, यानी कि जो भी रचनाएं किसी ने लिखी उसका ये क्या ढूंढते थे, उसके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, है ना। ऐसा नहीं होता है, आलोचना का मतलब 100% नकारात्मक बातें नहीं होता है। आलोचना का अर्थात मतलब होता है कि कुछ अच्छी, कुछ जो है अधिकता में नेगेटिव बातें, कि फॉर एग्जाम्पल कामायनी लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल गोदान लिखा गया, तो गोदान की आलोचना कैसे होगी, गोदान की आलोचना ऐसे होगी कि मुंशी प्रेमचंद ने उस समय की जो समकालीन परिस्थितियां थी उनको तो बताया, पर हमेशा
समस्या के शिखर पर ला करके खड़ा कर दिया, कभी भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं बताया, है ना। आप देखेंगे जितनी भी रचनाएं प्रेमचंद जी के द्वारा रची गई हैं, सब में उन्होंने इशारा किया है। जैसे आप देखेंगे कि जो सदगति है उसमें जो दुखी चमार है वो मर जाता है, और पांडित्य विद्या वहां पर भी ये हो जाती है। आप निर्मला को देखेंगे, बेमेल विवाह हुआ और वो अपने ही लड़के, अपने ही मतलब जो उसका सौतेला लड़का था उसके प्रति आकर्षित हुई। पति की उम्र जो है बहुत ज्यादा है, उसके बाप की उम्र की है, और उसका कोई निदान नहीं बताया, ठीक है। आप गबन में देखेंगे, गबन में वो चुरा लेता है, उसके घर में गरीबी है, पत्नी की जो है इच्छाएं अपार है। नहीं, आप गोदान में देखेंगे, होरी मर गया, बाद में कह रहे गोदान करा दो, 25 पैसे घर में अदनिया उन्हीं को दे देती है, राइट। तो ये तमाम परेशानियां, ये तमाम जो कहा जाता है कि तमाम जो आलोचनाएं हैं ये प्रेमचंद जी की होती रहती है। जब हम प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे तो कहते हैं उनमें डूब जाते हैं। आप किसी भी रचनाकार को पढ़ते हुए हमेशा उनमें डूब जाया करें, ये आपकी खूबी होनी चाहिए। आप जब जिस दार्शनिक को पढ़ें आप उसी दार्शनिक बन जाए। वही वो कह रहा है जो सही कह रहा है, वो कह रहा है कि ब्रह्म ही दीवार है, दीवार ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया है। आप कहो हाँ यही सच है। जब आप उसकी पर्सनालिटी से बाहर निकलो तो आप हो जाओ जो आप है। तो यही एक अच्छी कला होनी चाहिए। हाँ, तरुण कह रहे हैं आज आप कुछ बीमार लग रही हैं, जोश की कमी आ गई। ठीक है, अरे भाई पढ़ लो तुम चुपचाप, ठीक है। यहाँ पर अगला देखो, अगला चीज क्या आया है ना इसमें। नेक्स्ट, एक मिनट। हाँ, ये है पेपर 2 किसका, हिंदी साहित्य का ही पेपर 2। पेपर 2 में गद्य और पद्य है, इसमें देख लें क्या डिफरेंस है आपके उसमें से। इस प्रश्न में निर्धारित रचनाओं में व्याख्या, उन पर आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कबीर ग्रंथावली, इसके संपादन, यही वाली किताब खरीदना, श्याम सुंदर दास ने जिसका संपादन किया हो, और सीधे लिखा हुआ है उन्होंने कि जो साखी है कबीर का है ना, साखी शबद रामायणी, तो साखी कितना, ये यूपीपीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मेरा नहीं है ये। इसने कहा है कि 1 से 100 तक की, और पद संख्या 1 से 20 तक, यही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। पदावली ग्रंथावली सब खरीद लो अगर खरीदना है तो, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप उसका हार्ड कॉपी रखो। तो ये देख लेंगे साखी संख्या कितनी, 1 से 100 तक, और पद आपको पढ़ना है 1 से 20 तक, बस इतने पढ़ने, ठीक। भ्रमर गीत सार ये आपको यूपीएससी में पढ़ना है। संपादक कौन सा होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल का। यही संपादक के खरीदे, आप दुकान पे जाएं, इन्हीं संपादकों का नाम ले, वो खरीदे, ऑथेंटिक मिलेगा। पता चले कि आपने XYZ दूसरा संपादक खरीद लिया, उसमें 51वां पद कोई और है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसमें 51 से 100 तक आपको कुल रामचंद्र शुक्ल वाले संपादन के कुल 50 भ्रमर गीत सार के पढ़ने हैं आपको। किसमें, सूरदास जी के, है ना, पद में। तुलसी का ये खरीदना उत्तरकांड। रामचरितमानस में 2 कांड है, सुंदरकांड उत्तरकांड। उत्तरकांड खरीदना है किसके लिए, उत्तरकांड यूपीपीसीएस के लिए खरीदना है, और सुंदरकांड भी खरीद ले यूपीएससी के लिए। दोहा है 75 से अंत तक, लास्ट तक, जितना भी लास्ट हो। और जायसी खरीदना है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत खरीदना है, छोटा ही है, पढ़ लेना है। रामचंद्र शुक्ल संपादक है किसके, सिंगल दीप खंड और नागमती वियोग वर्णन खंड, ये इसका है जायसी का। इसमें 2 खंड पढ़ने हैं आपको, 2 खंड जायसी के, पद्मावत के 2 खंड पढ़ने हैं। और संपादन किसने किया हो किताब का, रामचंद्र शुक्ल ने। और भी बहुत अवेलेबल है, वो ना लें, आपको ये कमीशन ने दिया है ना। यहाँ पर कह रहे हैं सिंगल दीप खंड खरीदना है और नागमती वियोग वर्णन खरीदना है, और बिहारी संग्रह लेना है शुरू से 100 तक। और प्रकाशन कौन सा हो, हिंदी परिषद प्रकाशन हो इलाहाबाद वालों का। ये कमीशन ने दिया है, मैं आपको कह रही हूँ अपना पैसा खराब ना करें बिना मतलब के इधर उधर, है ना। तो ये यही खरीदे। जयशंकर प्रसाद की कमाईनी आपको उसमें भी पढ़नी है, यूपीएससी में भी, यूपीएससी में पढ़नी है। इसका श्रद्धा और इड़ा सर्ग ही पढ़ना है। और सुमित्रा नंदन पंत जी का पढ़ना है, नौका विहार और परिवर्तन। ठीक है भाई, ये चीजें आ गई आपकी। जी, क्लास के बाद ये पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कल परसों वाली भी बाकी बची हैं आप लोगों की, वो ऐप के चलते कुछ उसे लगा नहीं पाए थे। मेरे हिसाब से 360 वगैरह पे देख लो तो ये मिल जाएगी, दिख जाएगी आपको। तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं है, पर सिलेबस एटलीस्ट हम कर लेंगे, है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, और वो क्वेश्चन कल वाला पूरा कर लें, उसके बाद आगे बाद में करेंगे चीज़ें। इसमें आपको कमायनी में क्या पढ़ना है,
कामायनी में श्रद्धा और ईड़ा सर्ग पढ़ना है, कहीं कहीं किसी में आपको चिंता सर्ग भी पढ़ना है, जिसका जो है उसमें से वहीं से सवाल आएगा, ज्यादा सवाल नहीं आएगा। सुमित्रानंदन पंत जी जो है उनका पढ़ना है नौका विहार, ठीक है, नौका विहार और परिवर्तन, नौका विहार और परिवर्तन पंत जी का। निराला जी की आपको राम की शक्ति पूजा पढ़नी है, किसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा यूपीएससी में पढ़नी है। राम की शक्ति पूजा आपको यहाँ पे भी पढ़नी है यूपी पीसीएस में। यूपीएससी में एक और है कुकुरमुत्ता, है ना, और बीपीएससी में एक है सरोज स्मृति। ठीक, आगे को देख लेंगे। असाध्य वीणा वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। मुक्ति बोध की अंधेरे में वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा और अकाल के बाद, ठीक है, ये सारी कविताएं वहां पर भी है और यहाँ पर भी हो जाती हैं आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी पार्ट 2 की। पार्ट 2 का मतलब है जो पेपर 2 का सेकेंड पेपर का खंड 2 है। इसमें क्या है, एक तो है आपके नाटक उसमें कितने लगे हैं, नाटक उसमें लगे हैं 3 ही लगे हैं यूपीएससी में। इसमें देख लेंगे, एक तो है अंधेर नगरी, छोटा सा 10 पन्नों का है अंधेर नगरी, इनका है हरिश्चंद्र जी का, अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजे टका सिर खा जाने। जयशंकर प्रसाद जी का है स्कंदगुप्त वहां पर भी है, ठीक है। और जो आपका बीपीएस है उसमें चंद्रगुप्त है, अब देख लेंगे। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 इसमें भी है और यूपीएससी में भी है। कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति। चिंतामणि वहां पे भी खरीदनी है, नीले से रंग के कवर की आई है, मेरे पास वही है। और ये यहाँ पर आप इसको देख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कुटुज, वहां पर किसका है, डॉक्टर सत्येंद्र का 7 निबंध। यहाँ पर किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगर दोनों परीक्षाएं देंगे दोनों किताबें खरीदनी पड़ेंगी। उपन्यासों में प्रेमचंद है, गोदान पढ़ना है, वहां पर भी पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैला आंचल, यहाँ पर भी पढ़ना है और वहां पर भी पढ़ना है। वहां 2 और पढ़ने, दिव्या और महाभोज, यहाँ 2 ही पढ़ने, ठीक है। और बीपीएससी में एक ही वो शेखर एक जीवनी। हिंदी कहानियों में वहां पर प्रेमचंद की कहानियां हैं, और कौन सी कहानियां हैं बताएं, वहां पर प्रेमचंद की 13-14 कहानियां हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेंगे प्रेमचंद की माँ है एक कहानी, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, आगे की है रोज, और राजेंद्र यादव की है जहाँ लक्ष्मी कैद है, उषा प्रियमवदा की है वापसी। इतनी ही कहानियां यहाँ पर लगाई गई है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जी। हाँ विशाल, उसमें आज लगवा देंगे अभी पीडीएफ थोड़ी देर में, है ना, अभी लगवा देंगे। ये हो गया आपका किसका, ये हो गया यूपी पीसीएस का। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये है आपका बीपीएससी वालों के लिए। बीपीएससी का सिलेबस सबसे कम है कोई बीपीएससी का स्टूडेंट हमारे पास 300 नंबर का पूछा जाएगा एक पेपर। 300 नंबर का एक पेपर है, 2 खंड रहेंगे। पहला है हिंदी भाषा का इतिहास, अपभ्रंश अवहट्ट प्रारंभिक हिंदी की व्याकरण शाब्दिक विशेषताएं, मध्यकाल में अवधि ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, वहां पे पढ़ना है यहाँ पे भी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण, स्वाधीनता संग्राम के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, स्वतंत्रता के बाद भारत की राजभाषा बनने के संदर्भ में हिंदी का विकास, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं उनका आपस में संबंध, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण। मोर और लेस वही सिलेबस यूपीएससी में है, यूपी पीसीएस में है और बीपीएससी में, ये वाला। तो अगले खंड की बात कर लेते हैं। अगले खंड में आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा वही है। सबसे पहला तो ये प्रमुख काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल सेम रहेंगे। आदिकाल ये सब आपको पढ़ना है। दूसरा यूपी पीसीएस में भी पढ़ना है भारतेंदु काल और द्विवेदी युग, और यूपीएससी में पढ़ना है उसमें और ज्यादा युग पढ़ने हैं। मान लिया छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, वो यूपी पीसीएस में पढ़ने कह रहे हैं कि इसमें पढ़ने हैं ये छायावाद। इसमें एक अलग आ जाता है रहस्यवाद। कौन सा, रहस्यवाद इसमें एक अलग आ गया। बाकी छायावाद है जिसमें आप चारों को पढ़ेंगे, उन 4 स्तंभों को पढ़ेंगे, है ना, जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसमें पढ़ेंगे, उनकी छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, ऐसा नहीं उनका सारा साहित्य पढ़ने बैठ जाना है, ऐसे तो खत्म नहीं होगा कई साल तक। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, अकविता आदि मुख्य साहित्यिक जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं और प्रवृत्तियां, उनकी विशेषताएं रही हैं।
आधुनिक हिंदी के उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव किस तरीके से, जैसे इसमें भी एक टॉपिक हमारा है कि यथार्थवाद और उपन्यास का क्या ये है, मतलब संबंध है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें भी। हाँ, राजेंद्र यादव की है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक दुनिया समांतर। ठीक है अपराजिता जी, आज ये 2 देख लीजिए, बाद में उसको भी बता देंगे। हिंदी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास देखना है। हिंदी में साहित्य समालोचना के सिद्धांत और हिंदी के प्रमुख समालोचक। हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास। ये तमाम चीजें आपको किस पे देखनी है, ये तमाम चीजें आपको देखनी है आपके बीपीएससी में। यही इतना, उसके आगे आपका आ जाता है नेक्स्ट खंड खा। खंड खा, एक मिनट, खंड खा के अंतर्गत ये चीजें हैं आपकी, इनको देख लीजिए। खंड खा में कौन सी चीजें हैं, खंड खा में है, ये लिखा है इन्होंने कि भाई जो पुस्तकें इन्होंने दी हैं, उम्मीदवार से ये अपेक्षा करी जा रही है कि उन्हीं पुस्तकों को पढ़ें। कबीर की कबीर ग्रंथावली है, शुरुआत के 200 पद पढ़ने हैं और श्याम सुंदर दास इनके संपादक होने चाहिए। सूरदास जी की भ्रमर गीत सार पढ़नी है आपको। प्रारंभ के केवल 200 खंड के 200 पद पढ़ने हैं और वहां पर कैसे कैसे 51 से 100 या जो भी आपको दिया है, पर्टिकुलर दिया है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी का उत्तरकांड है, यहाँ पर भी, वहां पर भी उत्तरकांड था। उत्तरकांड में केवल अयोध्या कांड पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, केवल अयोध्या कांड। वहां पर क्या था अभी, वहां पर और भी कोई कांड, एक किष्किंधा कांड भी कहीं पे पढ़ना है। कवितावली, होशियार भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी नाटक के रूप में, अभी यूपीपीसीएस में भी यही पढ़ना है। प्रेमचंद का गोदान, मानसरोवर भाग 1 यहाँ पर है, मानसरोवर भाग 1। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, कामायनी, केवल चिंता श्रद्धा लज्जा और इड़ा सर्ग, यानी कि यहाँ पर आपको चिंता श्रद्धा लज्जा और इड़ा 4 सर्ग पढ़ने हैं कामायनी के। और चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का, वहां पर कौन सा पढ़ना है, स्कंदगुप्त पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि पहला भाग पढ़ना है, निबंध है ये भी। और प्रारंभ के इसमें 10 निबंध आपको पढ़ने हैं। चिंतामणि खरीद लेना है, यूपीएससी में भी काम आएगा, बीपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। निराला जी के अनामिका पढ़ना है, मतलब केवल सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। अनामिका क्या है, एक किताब है, आप ले लेना, और नहीं ले पाओ तो आप नेट से 2 कविताएं डाउनलोड कर लेना। इसे आराम की शक्ति पूजा आपको यूपीएससी में भी मिलेगी, बीपीएससी में मिलेगी और यूपीपीसीएस में भी मिलेगी। यहाँ पर कुकुर मुत्ता यूपीएससी में एक्स्ट्रा है, यूपीपीसीएस में कुछ नहीं। उसके अलावा आरकेएसपी यानी कि राम की शक्ति पूजा, और यहाँ पर आपको सरोज स्मृति भी मिल जाएगी। वात्सेन अज्ञे की शेखर एक जीवनी 2 भागों में आता है, ये उपन्यास है। यहाँ पर एक गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है ना, चांद का मुंह टेढ़ा, ये आपको यहाँ पर रचना पढ़ लेनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी बहुत हद तक। अगर नहीं हुई कुछ चीजें क्लियर तो उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर चीजें नहीं आ रही हैं। कल वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, आप लोग कल वाले क्वेश्चन को एक बार कंटिन्यू करेंगे। बार बार क्लास रुक जा रही है, कुछ हो सकता है भाई, कुछ दिक्कत हो, बार बार क्लास रुकने का कुछ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हम आपको वर्ग संघर्ष वाला क्वेश्चन करा रहे थे, ये वाली पीडीएफ में अभी बस 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, बाकी आप लोग अपना जो है एक सवाल लिखिएगा और उस सवाल को प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। जो बच्चे नए हैं वो भी कोशिश करें कि लिखें। हम नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिखना सीख ही लेंगे, बीच बीच में लिखना सीख ही लेंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर हम कल एक सवाल लिख रहे थे, उस सवाल को आप लोग थोड़ा सा, अच्छा वर्ग संघर्ष हम लोग पढ़ रहे थे, वर्ग संघर्ष है ना, वर्ग संघर्ष।
होरी एवं गोबर के बीच पीढ़ी संघर्ष को निम्न टकराहट से देखा जा सकता है। कुछ ऐसे बिंदु हैं ठीक है, जैसे होरी का मानना है होरी जाति पाति ऊंच नीच ऊंच, ये होरी कहता है कि भाई सब भगवान के यहाँ से बन के आते हैं, ठीक है। ऊंच नीच या ऊंच नीच जैसी विषमताओं के लिए मानता है कि सब भगवान के घर से बनकर आते हैं। इसलिए मनुष्य को यथास्थिति स्वीकार करनी चाहिए। गोबर कहता है, गोबर कहता है कि लिखिए इसमें, गोबर कहता है यह सब मन समझाने वाली बातें हैं, मन समझाने वाली बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाता है, भगवान सबको बराबर बनाकर भेजता है, ठीक है। बराबर बनाकर भेजता है। जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में लाठी है, वह दूसरों को कुचलकर बड़ा बन जाता है। कुचलकर बड़ा बन जाता है। जिसके हाथ में लाठी है वह दूसरों को कुचलकर बड़ा बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, आगे चलें। ये हो गया आपका। ठीक है, अब ठीक है, क्लास बीच में रुक जाती है, पता नहीं क्यों। डन।
लिख लिया, डन। नेक्स्ट, होरी कहता है, होरी का विचार है कि हम सब बिरादरी के चाकर हैं। क्या है? बिरादरी के चाकर हैं। बिरादरी यानी कि हमें कुटुंब, बिरादरी, जात, अपनी जो मर्जाद है उसको बचाए रखना चाहिए। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, हम सब बिरादरी के चाकर हैं और हमें उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। उससे बाहर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। गोबर कहता है कि ये सब कहने की बात है, कहने की बात है। हुक्का पानी कहते हैं ना, हुक्का पानी गिर जाएगा, हुक्का पानी गिर जाना, हुक्का पानी गिर जाना, लिखिए, पैसे की बात है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं, उससे हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। उससे हुक्का पानी कोई भी नहीं पूछता। जिसके पास पैसा है सब उसी का है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जिन्हें हम गोबर और होरी, इसी तरीके से ये कहता है कि उनको लगान देते हैं। धनिया भी यही कहती है कि हालांकि उनके बीच में कोई ऐसा जनरेशन गैप नहीं है, फिर भी वहां पर जो मानसिकता स्तर पर जो चीजें हैं उनको देखने को यहाँ पर चीजें मिलती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आई एम लिटरली नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, यूट्यूब पर भी एक क्लास थी 1 बजे, आई एम नॉट एबल टू टेक। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। गोदान पढ़ के जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। कोई दिक्कत हो तो मेल जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।